हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेलवे नॉलेज गाइडेंस एंड ट्रेनिंग के इस मंच पे। मैं आप सभी के समक्ष फिर हाजिर हो चुका हूं एक नोटिफिकेशन को लेके। ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। अब देखिए, जो ये CN नंबर है, जो हम हिंदी में विज्ञप्ति संख्या बोलते हैं, ये विज्ञप्ति संख्या जो CN नंबर है 9/2025 है, जो ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट के लिए रिगार्डिंग है। उसमें उनका जॉब देख लीजिए, ये सब उनके जॉब होते हैं। अलग अलग इसमें कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से जॉब ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं वो सब हमें देखना है। और अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है। टेबल ऑफ कंटेंट का अर्थ ये होता है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट में समस्याएं जा रही हैं, एज को लेकर, देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर, एज लिमिट को लेकर, ये मेडिकल कैटेगरीज को लेकर, मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर, तो आप इस पेज को देख के उसके पेज नंबर पे जाके उसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या क्या दिया गया है। इसमें बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन दिया रहता है। अगर किसी को समस्याएं जा रही है, देखिए EBC वगैरह के लिए भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। और आपके जो रेलवे अब ये देखिए अप्रेंटिस वाले हैं, उनके लिए भी ये पॉइंट दिया गया है, क्योंकि बहुत से अप्रेंटिस वाले ऐसे स्टूडेंट रहते हैं कि जो जिनको पता नहीं चलता, तो वो भी इस चीज को अपना थोड़ा देख सकते हैं। NOC फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, उनके लिए भी ये चीज बताया गया है कि जो पहले से सर्विंग कैंडिडेट हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके NOC के संबंध में ये चीज पॉइंट बताया गया। तो इस तरीके से आप इस पेज को देख सकते हैं। ये पेज हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोग इसको छोड़ देते हैं, परंतु आपको देखना है। जब आप जॉब में जाएंगे तो आपको ये पता रहना चाहिए कि किस पॉइंट्स के बारे में विवरण आपको किस पेज नंबर वगैरह में मिलेगा। तो इस प्रकार से आप ये पेज नंबर वगैरह दिए हैं, तो आप अपनी पूरी डिटेल्स उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, यहाँ अनेक्सर की चर्चा होती है। रेलवे में क्या होता है, अनेक्सर रेलवे प्रोवाइड करती है कि आप जब जॉब लगती है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको एक अनेक्सर में फॉर्मेट बना के देना पड़ता है, रेलवे में सबमिट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, जिसे DV कहा जाता है। हम लोग भी जब ज्वाइन किए थे तो हमने भी बहुत प्रकार के अनेक्सर बनाए थे। तो ये अनेक्सर उन्हीं के संबंध में है। देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो SC ST वाले कैंडिडेट है, उनके लिए पेज नंबर 42 है, तो वहां से उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको भरवा सकते हैं। बिहार वाले बच्चे जो हैं अपना अंचल या अनुमंडल से भरवा सकते हैं। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। फॉर्मेट फॉर OBC का नॉन क्रिमिनल एयर सर्टिफिकेट है, वो भी आप लोग भर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग जो पॉइंट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अनेक्सर क्या है, कैसे आपको बनवाना है, तो उसकी वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पे है, आप जाके देख लेंगे। हैंडीकैप वगैरह बच्चों के लिए भी है, बहुत सारे सर्टिफिकेट है, परफॉर्मा यहाँ पे दिए गए, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह दिया गया है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये अनेक्सर भी आपको खोल के देखना है। पोस्ट पैरामीटर वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। अनेक्सर B में आपका RRB जोन वाइज वैकेंसी टेबल दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको जानना है। मैं हालांकि आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, चलिए देखते हैं वीडियोस में आगे। देखिए, इसमें डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस एम्प्लॉयमेंट नोटिस का जो नंबर था वो 27/12/2025 को था। अब जो ओपनिंग इनके द्वारा डेट की गई है एप्लीकेशन को सबमिट करने की, जो रात के 12:31/1/2026 में, हाल ही फिलहाल में। अब देखिए, क्लोजिंग जो डेट इनके द्वारा दी गई है, क्लोजिंग डेट इनका दिया गया है 2/3/2026 दिया गया है। रात के 11:59 पे आपका फॉर्म समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं भर पाएंगे। इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन। अब क्या होता है, बहुत से लोग एप्लीकेशन भर लेते हैं पर पेमेंट नहीं कर पाते हैं। पेमेंट ना होने के कारण या कुछ दिक्कत के कारण पेमेंट उनका नहीं होता है, तो उनके लिए थोड़ा सा डेट बढ़ा के दे दिया जाता है कि आप अपनी पेमेंट कर लीजिए। 4/3/2026 तक आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और मॉडिफिकेशन एक विंडो भी दिया जाता है रेलवे के द्वारा, वो भी आप देख सकते हैं। आपको देखिए, क्रिएट एन अकाउंट बनाना पड़ेगा और चूजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाई। अगर आपने एक RRB को सिलेक्ट कर लिया कि हम जैसे भर रहे हैं इलाहाबाद, तो आप चाहते हैं कि मैं ECR वगैरह में भर लूं, तो ऐसा नहीं होगा। एक ही आपको RRB भरना पड़ेगा, उसके बाद आप RRB चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये पॉइंट बहुत ज्यादा ही समझने योग्य है, आप लोग समझिएगा। तो आप लोग को घर के पास जॉब लेना होगा तो सोच समझ के अपना फॉर्म भरिएगा। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं वक्त निकाल के ही आपको उस कमेंट का उत्तर दे दूंगा। डेट ड्यूरिंग विच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड दियर स्क्राइब डिटेल। तो देखिए, स्क्राइब वो होते हैं जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, वो एक व्यक्ति या किसी विशेष को लेके जाते हैं, अपने एग्जाम सेंटर में बैठा के एग्जाम दिलवाते हैं, हालांकि वो भी रहते हैं। तो उनका ये उनकी डिटेल वगैरह ऑनलाइन प्रोवाइड करनी पड़ती है सरकार के लिए। तो ये उसमें दिया गया है कि इससे इस डेट के बीच आप डिटेल भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लेंस, इसका अर्थ ये हुआ कि एक झलक में
वैकेंसीज की डिटेल देखिए, अनेक्सर बी अनेक्सर ए की यहाँ चर्चा की गई है। और वे देखिए यहाँ पे लेवल 1 जो है 7th CPC के अनुसार, 7वां वित्त आयोग के अनुसार जो बेसिक पे है आपका 18 ये दिया गया है, 1000 दिया गया है एज पर अनेक्सर ए। अब देखिए एज लिमिट जो है 18 से 33 वर्ष दी गई है 1/1/2026 के अंतर्गत। और आपकी जो सीट जो दी गई थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, 22,195 सीट दी गई थी। हालांकि इससे पहले थोड़ा सा कम सीट था, अभी बढ़ा दिया है थोड़ा। तो देख लीजिए कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा, एग्जाम हार्ड होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, क्योंकि सीट बहुत कम निकाली जा रही है रेलवे के द्वारा। और इनका जो प्रोसेस है चयन का वो थोड़ा लेट होता है, तो जॉब लेने में थोड़ा सा समस्या होती है। 2 से 3 साल लगा देते, कहीं कहीं 4 साल भी जॉब देने में इनके द्वारा लगा दिया जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए। कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति विशेष हैं अगर फॉर्म भर रहे हैं, उनका अगर वो वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है 10वीं का एग्जाम दे दिया, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं मांग रहा है, तो 10वीं का एग्जाम दे दिया परंतु उसके पास उसकी मार्कशीट वगैरह नहीं है। अगर ये फॉर्म खत्म हो रहे या समाप्ति के डेट से पहले अगर उनके पास ये चीज मिल जाती है, सर्टिफिकेट वगैरह, रिजल्ट वगैरह, तो आप भर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो अप्लाई जो आवेदन करने के योग्य आप नहीं होंगे। इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको समझना था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। मैं और भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो बता देता हूं। अब देखिए दोस्तों, ये 7वां नंबर पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें दिख रहा है मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट RRB सेम RRB विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ ऑल एप्लीकेशन। अगर किसी व्यक्ति ने सोचा कि RRB हम भोपाल डाल दे रहे हैं BPL, और हम डाल दे रहे हैं RRB अजमेर डाल दे रहे हैं, इस प्रकार से मतलब अगर आपने RRB अलग अलग RRBs में अपने फॉर्म को फिलअप किया कि चलो भैया पैसे लग रहे हैं, हम अलग अलग RRBs में दे देते हैं, अलग अलग एग्जाम के डेट मिलेंगे तो हम वो पेपर दे देंगे। तो अब ऐसा नहीं होता। पहले के ज़माने में यही होता था कि लोग बहुत सारे RRBs को फॉर्म भर देते, फिल कर देते थे, और जिनका जहां मौका मिलता था समय मिला के अपना एग्जाम देते रहते थे। तो उस प्रकार से अब नहीं होता। तो आपको एक बार में एक ही RRB सिलेक्ट करना है, RRB आपका चेंज नहीं होगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका मेडिकल जो है, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है A2, A3, B1, C1। तो हालांकि हम लोग जब ज्वाइन किए थे, हम लोग B1, C1 का हम लोग मेडिकल दिए थे, तो हम लोग दोनों में क्वालिफाई थे। मतलब लिखा जाता है एक ही, तो हम लोग इस चीज को हम बता सकते हैं कि मेडिकल में क्या क्या हुआ था हमारे साथ। अगर किसी भी एस्पिरेंट को ये चीज ना समझ में आए कि मेडिकल में सर क्या क्या होता है, तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं मेडिकल के बारे में फुल डिटेल वीडियो बता दूंगा कि किस प्रकार से हमारा मेडिकल हुआ था और हमने किस प्रकार से जॉब ली थी। और आगे पॉइंट्स देख लेते हैं हम कुछ। हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एज लिमिट की चर्चा है, यहाँ पे एज लिमिट बताया गया 18 से 33 वर्ष है। जो जनरल और EWS है वो 2/1/1993 से मतलब और उससे पहले के जन्म नहीं होना चाहिए, तो वो अपर एज लिमिट ये बताई गई है, तो आप नहीं भर पाएंगे। ऐसे ही OBC वाले 2/1/1990 के मतलब पहले के अगर जन्म है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उसके बाद के हैं तो आप भर सकते हैं। ST SC वालों के लिए भी इसी प्रकार दिया गया 2/1/1988, अगर उसके बाद जन्म है आप भर सकते हैं। और जो लोअर जो लिमिट होती है डेट ऑफ बर्थ की 1/1/26 के अनुसार, वो आप 1/1/2008 तक कैलकुलेट कर सकते हैं। आप 18 वर्ष के पूर्ण हो जाएंगे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब क्या होता है, रेलवे जो सरकार है गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कुछ सीट देती है कैटेगरीज के अनुसार। OBC नॉन क्रिमिनल ईयर का देख लीजिए, एज रिलैक्सेशन जिसे कहा जाता है, 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन OBC वालों को मिलता है। ST SC वालों को 5 साल का मिलता है। एक्स सर्विस मैन एट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अरेस्टेशन, उसके लिए ये जनरल OBC ST SC और आपका जनरल EWS वगैरह के लिए चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन आप लोग को किस प्रकार से देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। मैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। बारे में बताया गया कि आपको 500 रुपये फीस देना है, फॉर ऑल कैंडिडेट्स को देना है। उसमें से 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं जब आप एग्जाम देते हैं, तभी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, क्योंकि रेलवे अपना खर्चा करती है एग्जाम लेने में, इसीलिए। और जो आपका फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग ST SC एक्स सर्विसमैन PWD और फीमेल्स ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज के लिए 250 रुपये लगता है। और इस प्रकार से बताया गया है कि आपकी फीस यहाँ पे चर्चा की गई है, ये आप लोग देख लेंगे।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन बताया गया है कि आपको 90 मिनट मिलेंगे, जिसमें साइंस आपकी 25 रहेगी, मैथ्स 25 रहेगी और रीजनिंग आपकी 30 रहेगी और जो आपका जनरल अवेयरनेस है वो 20 है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे, इस प्रकार से बताया गया है। और आपके माइनस मार्किंग जैसे पहले की भांति होता है, माइनस मार्किंग आपका 1/3 आपका काटा जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी माइनस मार्किंग भी होगी। तो ये बताया गया है। आरआरबीज आर इंडिकेटेड बिलो, तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की आरआरबीज दी गई है। अब आप देखिए आपको करना क्या है। ये आपके आरआरबीज यहाँ दिए गए हैं। आरआरसी के अंतर्गत जो ग्रुप डी स्टाफ है उनकी जो जॉब होती है वो आरआरसी के अंतर्गत होते हैं और ये फुल फॉर्म वगैरह दिए गए हैं, ये आप लोग देख लेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, अब देखिए यहाँ पे अनेक्सर चालू हो जा रहे हैं। यहाँ पे अनेक्सर क्या है, फॉर्मेट ST/SC का। तो जो भी अपना यूपी बिहार के एस्पिरेंट हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र बना लेंगे। हालांकि ये फॉर्म चालू हो गया तो आपको करंट का भी बना के रखना है। और ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, DV के लिए जाएंगे, तो आप अपना पुराना भी जाति प्रमाण पत्र और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हुआ था, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ क्या हुआ था, उन्होंने नया बनाया था और पुराना भी उनके द्वारा मांग लिया गया था, जो भी वेरीफाइंग अथॉरिटी होते हैं। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि अपना पुराना भी कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर उन्होंने मांगा तो तुरंत आप लोग दिखा लेंगे, अन्यथा आपको दूसरी डेट दे दी जाएगी तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। एक बार में जो वेरिफिकेशन में निकलता जाएगा उसको कोई समस्या नहीं होगी, उसके बाद मेडिकल की आपको स्लिप मिल जाएगी, आप अपना मेडिकल करा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको अनेक्सर, बहुत सारे अनेक्सर रेलवे के द्वारा मिल जाएंगे। ये देख लीजिए, OBC का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएगा। अब देखिए आपको वो इंपॉर्टेंट चीज करना क्या है, इसमें सीटों की भी चर्चा है। ये अनेक्सर आप लोग देख लेंगे, जिस भी कैटेगरीज के अंतर्गत आप लोग आते हैं और जो भी आपको ट्रैवलिंग अथॉरिटी वगैरह मिलेगा उसके रिगार्डिंग इसमें पॉइंट्स बहुत सारे अनेक्सर वगैरह दिए गए हैं। तो ये चीज आप लोग को समझना था। अब सीटों का अगर हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पे जो इस बार इनके द्वारा निकाली गई है 14 प्रकार की कैटेगरीज निकाली गई है, या हम ये बोले डेजिग्नेशन। जब भी कोई व्यक्ति विशेष भर्ती होता है तो उनका किस डेजिग्नेशन या किस ब्रांच के अंतर्गत होता है वो बताया गया है। देख लीजिए, असिस्टेंट TRD इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मतलब बिजली विभाग से संबंधित है। ये इलेक्ट्रिकल वाले हैं, ये ट्रैफिक वाले अलग हो जाते हैं, इंजीनियरिंग वाले अलग हो जाते हैं। देखिए इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले हैं, ये इंजीनियरिंग वाले हैं, ये इलेक्ट्रिकल और SNT वाले हैं। तो इसमें देखिए जो लास्ट की जो निकाली गई थी, इसमें वर्कशॉप की भी इस बार जॉब दे दी गई है। यहाँ पे ये देखिए वर्कशॉप, ये डीजल शेड है। डीजल शेड में अब क्या होता है, डीजल शेड में पहले जो इंजन बनते थे वो डीजल वाले थे, तो उसमें रिपेयरिंग वगैरह जो भी वर्क होता था, अब उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया गया है। हालांकि इसका भी मैं वीडियो बना दूंगा, अगर आप बोलिएगा तो डीजल सेट से रिगार्डिंग क्या क्या वहाँ वर्क होते हैं। और रही बात हमारी, जब हम ज्वाइन किए थे तो हम लोग मैकेनिकल वाले थे, तो हम लोग वर्कशॉप में ज्वाइन किए थे, झांसी वर्कशॉप में था। तो हम लोग वैगन वगैरह को मॉनिटरिंग वगैरह करना, उसको देखना, वैगन को रिपेयर करना, ये सब हमारा वर्क रहता था। हम लोग मैकेनिकल के अंतर्गत आते थे, जिसे हिंदी में यांत्रिक कहते हैं। तो आपको अगर जिसको भी ये क्या बोलते हैं मैकेनिकल वर्क पसंद है तो वो मैकेनिकल चुनेंगे, जिसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जाना है तो वो इलेक्ट्रिकल चुन सकते हैं, और जिसको फीमेल कैंडिडेट हैं, आराम की जॉब करना है या एक ही जगह स्थिर जॉब करना है, तो आप लोग वर्कशॉप चुन सकते हैं। डीजल सेट भी वगैरह अच्छी जॉब है। तो आप लोग ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आपको जॉब कहाँ पे लेना है, किस प्रकार से लेना है। हालांकि ओपन लाइन में 24 घंटे की बाबू सर्विस रहती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। ये देखिए असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, यहाँ पे मैंने इस चीज को देखा बहुत करीब से, क्योंकि हमारे नीचे ही असिस्टेंट कैरेज वैगन जो रहते हैं वो काम करते हैं, और हम लोग ग्रुप C स्टाफ थे तो वो हमारे अंतर्गत ही काम करते थे। जैसा ऑर्डर देंगे, जो भी बोला जाता था, असिस्टेंट लेके आएगा वो काम करेगा। तो ये चीज़ है, तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग ध्यान दीजिएगा। वर्कशॉप ज़्यादा अच्छा है, पहला प्रेफरेंस इसी को दीजिएगा। तो इस प्रकार से मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, ताकि आपका समय ज़्यादा ना हो और आप लोग सीटों की चर्चा आप लोग स्वयं से देख लेंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में आया तो वायरल चल ही रहा है। तो आप लोग अपना देख लेंगे टेबल जो भी है, मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।